सो हे एवरीवन, क्या आप भी उन्हीं में से जो कब से जोरो की ब्लड लाइन और उसके लीनियज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे? तो फाइनली हो चुका है आपका वेट खत्म, क्योंकि फाइनली हो गई जोरो की ब्लड लाइन रिवील। तो आज की वीडियो में हम जोरो की ब्लड लाइन के बारे में बात करने वाले हैं और उसकी फ्यूचर पावर्स के बारे में भी देखेंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो भाई, जैसा कि सब लोग सोच रहे थे कि जोरो का वानो के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, तो इसी बात को ओडा ने वन पीस वॉल्यूम 105 में कंफर्म कर दिया है और उसके साथ साथ जोरो के पूरे फैमिली ट्री के बारे में बता दिया है ओडा ने एसबीएस में। तो भाई वैसे तो मैं इस चीज को सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड था, पर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हो गया था ओडा से, क्योंकि यार उसने वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी या फैमिली लाइन बस एक एसबीएस के अंदर रिवील कर दी। खैर, इसकी बात हम वीडियो के एंड में जरूर करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जोरो का वानो के साथ कनेक्शन है, तो इस कहानी की शुरुआत होती है 55 साल पहले, जब वानो छोड़ के कुछ लोग चले गए थे। हालांकि वानो को छोड़ना फॉरबिडन था, पर यहाँ पे जिन कैरेक्टर्स की बात की जा रही है उन लोगों ने काफी हद तक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस सीरीज में, चाहे वो फिर डायरेक्ट रोल हो या फिर बैक सपोर्टिंग रोल। तो कुल मिला के 25 लोग वानो को छोड़ के ट्रेवल करने के लिए निकले थे, जिनमें से एक था शिमोत्सुकी कोजाबुरो। ये वही बंदा है जिसने एन्मा को बनाया था, जो कि ओडन के लिए एक प्रेजेंट था उसके 4th बर्थडे के लिए, जिसके बाद ये अपने कुछ साथियों के साथ सफर पे निकल चुका था, जिसमें से उसके साथ शिमोत्सुकी फुरिको और कारपेंटर मिनाटोमो था। अरे यार, ये वही कारपेंटर है जो अपनी नाक में कील घुसा के रखता है यार। और रही बात शिमोत्सुकी फुरिको की, तो वो थी शिमोत्सुकी उशिमारू की बड़ी बहन, और उस शिप में शिमोत्सुकी उशिमारू भी इनके साथ ट्रेवल कर रहा था। हालांकि ये तो क्लियर नहीं है कि उनका मोटिव क्या था और वो क्या करने वानो से बाहर निकले थे, पर 3 साल ट्रेवल करने के बाद वो लोग एक विलेज पे जाके रुके, जिसके ऊपर बैंडिट्स ने अटैक कर दिया था। और उसके बाद उन लोगों ने उस विलेज को बैंडिट से बचाया, और फिर उस विलेज को बचाने के बाद उन 25 मेंबर्स में से 10 मेंबर वहीं रुक गए थे, और उस विलेज को आज हम शिमोत्सुकी विलेज के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये वही विलेज जहाँ से जोरो आया है। तो भाई आखिर ये 10 मेंबर्स कौन थे? तो भाई उन मेंबर्स में शामिल थे शिमोत्सुकी कोजाबुरु, शिमोत्सुकी फुरिको और बाकी के 8 मेंबर्स, जिनके बारे में हमें पता नहीं लगा है। जिसके बाद भाई कोजाबुरु को वहीं गांव की छोरी से प्यार हो गया था, उसने वहीं पे शादी कर ली, और फुरिको ने भी उस विलेज के एक स्वॉर्ड्समैन से शादी कर ली, और उस स्वॉर्ड्समैन का नाम था जोरो। नॉट टेक्निकली जोरो, पर उसका पूरा नाम था रोरोनोआ पिंजोरो। तो भाई ये पर्सन अपने जोरो का ग्रैंडफादर था। तो भाई लोग इतने समझदार तो तुम लोग हो ही कि अब तक सारी बातें समझ गए होगे, पर अभी रुको, अभी आगे और चीजें बाकी हैं। तो कोजाबुरु का एक लड़का हुआ या फिर उसके और भी बच्चे थे, यही तो नहीं पता लगा, पर कोजाबुरु का जो एक बेटा था और उसका नाम था शिमोत्सुकी कोशिरो। हाँ भाई, कुइना का बाप ये वही कोशिरो है। तो भाई शिमोत्सुकी फुरिको और पिंजोरो का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था रोरोनोआ अराशी, जिसने एक अननोन लड़की से शादी करी थी। अब उस लड़की के बारे में हमें यहाँ ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर उसको यहाँ पे क्रिमिनल की बेटी का नाम दिया गया है और उसका नाम था टेरा, जो कि जोरो को जन्म देने के बाद एक इलनेस से मर गई थी। और जोरो के फादर अराशी को पायरेट्स ने मार दिया था। मे भी वो ट्रेवल करने के लिए निकला था, या फिर वो विलेज को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। तो वही अपना जोरो शिमोत्सुकी क्लैन की ब्लड लाइन होल्ड करता है। ऑब्वियसली उसके अंदर 100% शिमोत्सुकी ब्लड लाइन तो नहीं है, पर ये देखते हुए कि जोरो का ग्रैंडफादर भी एक स्वॉर्ड्समैन था और प्रोबेबली उसका फादर भी एक स्वॉर्ड्समैन ही रहा होगा, तो भाई स्वॉर्ड्समैनशिप तो जोरो के जीन्स में ही थी। पर बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। जो शिमोत्सुकी फुरिको थी वो शिमोत्सुकी उशिमारू की बड़ी बहन थी, और हमको बताया गया कि उशिमारू असल में र्यूमा का एक डिसेंडेंट है। तो भाई जोरो का र्यूमा और उशिमारू दोनों के साथ ब्लड लाइन का कनेक्शन है, और मे भी इसी वजह से जोरो अपने ग्रेट अंकल उशिमारू की तरह दिखता है, जैसा कि हमने कई लोगों को वानो में कहते हुए सुना था। तो ये पॉसिबल है कि जोरो अभी तक अपने फुल लीनियज पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाया है, क्योंकि उसके अंदर 100% शिमोत्सुकी ब्लड नहीं है। पर हम ये भी जानते हैं कि शिमोत्सुकी कोशिरो और शिमोत्सुकी कोजाबुरु को ये बात पता थी कि जोरो के अंदर शिमोत्सुकी ब्लड है, और शायद इसीलिए कोशिरो ने कुइना की ब्लेड वाडो इचिमोंजी को जोरो को सौंपने का फैसला किया। और भाई वाडो इचिमोंजी 21 ग्रेट स्वॉर्ड में से एक है, और उनका जोरो को ये स्वॉर्ड देने के पीछे एक ही रीजन था, क्योंकि इन्हें पता था कि जोरो ग्रेट पोटेंशियल होल्ड करके रखता है और वो आगे जाके एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन बनेगा। क्योंकि कोजाबुरु जैसे स्वॉर्ड्समैन जिसने ना जाने कितनी ग्रेट स्वॉर्ड्स बनाई हैं और देखी हैं, उसे जोरो के अंदर कुछ पोटेंशियल समझ आ रहा होगा। और हमने कोजाबुरु को ये कहते हुए सुना था कि हर ब्लेड एक यूनिक पर्सन की तरह होती है, मतलब सबका नेचर अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए वही स्वॉर्ड्स कर्स होती हैं और कुछ लोगों के लिए वही स्वॉर्ड क्योर होती हैं। एक असली स्वॉर्ड्समैन स्वॉर्ड के वाइल्ड नेचर को टेम करता है और उसे अपने अकॉर्डिंग बनाता है। यहाँ पे जो कोजाबुरु की लाइन थी, मुझे लगता है ये पर्सनली एन्मा की तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि हमें पता है कि एन्मा जब जोरो ने फर्स्ट टाइम यूज की थी तो कैसे एन्मा एक वाइल्ड एनिमल की तरह बिहेव कर रही थी, और उसने जोरो की हाकी ऑब्जर्व कर ली थी। पर जब जोरो ने उस स्वॉर्ड को टेम या फिर कंट्रोल करने का ट्राई किया था तो फिर वो वापस कंट्रोल में आ गई थी। पर जैसा कि हमें पता है कि एक जंगली जानवर जल्दी अपना आपा खो देता है, और वैसा ही हमने जोरो वर्सेस किंग फाइट के बीच में देखा था जब हम जोरो को एन्मा के साथ स्ट्रगल करते हुए देख रहे थे। तो इसका मतलब तो ये है कि जोरो ने अभी भी एन्मा को पूरी तरीके से टेम नहीं किया है। और यहाँ पे नोटिस करने वाली यार एक और बात है, उसके बारे में मैं ज्यादा डीप में तो नहीं जाना चाहता, पर उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो भाई काफी लोगों को लगता है कि ओडन, जो कि जोरो से दुगने साइज का था, और उसके पास पहले एन्मा थी जो कि उसके लिए एकदम परफेक्ट स्वॉर्ड थी, तो आखिर जोरो ओडन के हाफ साइज के होने के बाद भी
एनमा को कैसे होल्ड कर सकता है। टेक्निकली तो एनमा की हाइट जोरो से भी बड़ी होनी चाहिए। तो भाई देखो, मुझे लगता है कि ओडा हाइट के कॉन्सेप्ट को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर कोई पर्सन सडनली हाइट में चेंज होता है, जैसा कि हम देखते हैं सपोज चॉपर के केस में, तो हम देखते हैं कि उसकी हाइट में बड़ा होने के बावजूद भी उसके क्लोथ्स बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। तो शायद ओडा हाइट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता, या फिर वन पीस की जो स्वॉर्ड्स हैं वो अपने यूजर के अकॉर्डिंग हाइट चेंज कर लेती हैं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो भाई अभी हम बात करते हैं जोरो की लीनिएज अवेकनिंग की। तो जैसा कि हमें पता चल चुका है कि जोरो का र्यूमा के साथ कनेक्शन है, और जैसा कि हम जानते हैं कि र्यूमा ने अपने टाइम पे एक ड्रैगन को सिंगल ब्लेड के स्ट्राइक से स्ले किया है, तो शायद ये ऐसा कोई अटैक हो जो शिमोत्सुकी क्लैन के मेंबर्स यूज कर सकते हो। तो मे बी इन फ्यूचर जोरो ऐसे ही किसी अटैक को अवेकन कर सकता है, या फिर हमें शिमोत्सुकी क्लैन का कोई फेमस मूव के बारे में पता चल जाए जो कि र्यूमा के अलावा आज तक कोई मास्टर नहीं कर पाया है, और मे बी जोरो अनकॉन्शियसली उस मूव को डेवलप कर दे। तो भाई अभी और ज्यादा पावर्स के बारे में बात तो नहीं करेंगे जोरो की, क्योंकि जोरो को जब तक और ज्यादा टफ ओपोनेंट नहीं मिलेंगे तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो आई होप जल्द से जल्द जोरो को और भी ज्यादा टफ ओपोनेंट मिलने लग जाएं, और हमें जल्द ही जोरो की न्यू पावर्स देखने को मिले। फर्दरमोर मुझे लगता है कि जोरो का स्टील एनवा के ऊपर इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, पर जैसे ही नेक्स्ट बैटल में जोरो किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करेगा तो उसके ऊपर एनवा का फुल कंट्रोल आ जाएगा। तो भाई लोग आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है, क्या ओडा ने ये सब चीजें एसबीएस रिवील करके सही किया? क्या ये सब चीजें हमें वानो के टाइम पे नहीं बताई जा सकती थी जब हमें उशिमारू को इंट्रोड्यूस किया था? तो भाई अब जो भी किया ओडा ने वो सोच के ही किया होगा, सो नो हेट फॉर ओडा। तो भाई लोग जो लोग जोरो के फैन हैं वो सब्सक्राइब करके शामिल हो सकते हैं अपने योंगो क्रू में। हम जल्द ही अपने एडवेंचर पर निकलने वाले हैं। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।